हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक और कहानी लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए और मेरी कहानी का शीर्षक है तकदीर। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी आज की कहानी लिखी है डेजी गोस्वामी जी ने। सुरीली को उम्र कैद की सजा हुई थी। उस पर अपने पति के दोस्त की हत्या का आरोप लगा था। जेल में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी को उठाकर गले लगाया और आंसू बहाने लगी। अपनी बेटी की बंद मुट्ठी देखकर बोली, बेटी, बंद मुट्ठी में क्या लिखवा कर लाई हो? क्या सारा जीवन तुम भी मेरे साथ इसी जेल में काटोगी? मैंने कोई अपराध नहीं किया है, उसके बावजूद भी तुम एक हत्यारन की बेटी कहलाओगी। सुरीली ने अपनी बेटी का नाम सिमरन रखा। बेटी के साथ जेल में रहते हुए उसे 5 साल बीत गए थे। माँ बेटी एक दूसरे के जीने का सहारा थी। सिमरन 5 साल की आयु से ही अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटाने की कोशिश करती। सुरीली जेल में झाड़ू लगाती तो सिमरन उसे देखते हुए झाड़ू लगाने लगती। सिमरन उसको देखते हुए कभी बर्तन धुलवाती और कभी घास काटता देख उसके साथ अपने छोटे छोटे हाथों से घास तोड़ने लगती। सुरीली जो भी काम करती उसकी बेटी उसके साथ हाथ बटाने आ जाती। सिमरन को पाकर सुरीली अपने सारे गम भूल गई थी। कुछ दिन बाद स्वतंत्रता दिवस था। कैदी स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन से जेल में माहौल अच्छा था। सिमरन को भी हंसना खेलना अच्छा लग रहा था। आजादी की कविताएं, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे। स्वतंत्रता दिवस पर जेल में झंडा फहराया गया। जेल में स्वतंत्रता पर भाषण भी दिया गया। सिमरन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह स्वतंत्रता दिवस क्या है? फिर माँ ने अपनी बेटी को आजादी की कहानी सुनाई। बेटी ने माँ से पूछा, माँ, यह आजादी क्या होती है? सुरीली ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि जब हम कोई भी काम बिना दबाव के अपनी मर्जी से करते हैं तो उसे आजादी कहते हैं। इस पर सिमरन ने छूटते ही पूछा कि माँ, तुम कब आजाद होगी? सुरीली अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि वह तो केवल उसकी बातों का जवाब दे रही थी। उसे यह मालूम न था कि उसकी 5 साल की बेटी उसकी तकलीफों को समझ रही है। वह उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर बेटी ने माँ को चुप कराते हुए पूछा, माँ, बोलो ना, तुम कब आजाद होगी? माँ ने बेटी को टालते हुए कहा, तुम मुझे आजाद कराओगी? 5 साल की बेटी अपनी माँ को आजाद कराने की ठान चुकी थी। एक दिन जेल का निरीक्षण करने आए अधिकारियों ने सिमरन को देखकर सुरीली से कहा कि ये बच्ची तुम्हारे साथ जेल में कब तक रहेगी? इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई और रहने के लिए बच्चों की संस्था में भेज देते हैं। जेल का वातावरण इसके लिए ठीक नहीं है। अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए सुरीली ने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। कभी कभी बेटी अपनी माँ से मिलने आया करती थी। इसी तरह 3 साल और बीत गए। सुरीली जेल की कोठरी में बैठी बीते दिनों की यादों में खोई थी। तभी अचानक एक महिला सिपाही ने कोठरी का ताला खोलते हुए कहा कि तुमसे मिलने एक अध्यापिका आई हैं। उस अध्यापिका ने अपना नाम शांति बताया और कहा कि मैं 3 साल से आपकी बेटी की अध्यापिका हूँ। वह बहुत ही होनहार लड़की है। इतनी कम उम्र में जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती है। वह मुझसे अक्सर यही प्रश्न करती है कि मैं अपनी माँ को आजाद कैसे करा सकती हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि आपकी माँ के साथ क्या हुआ है तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि मेरी माँ जेल में बंद है और मुझे उसे आजाद कराना है। आज फिर मुझसे वो पूछने आई कि मैम, क्या मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जैसे वकील बनना होगा तभी मैं अपनी माँ को आजाद करा पाऊंगी? मैं समझ गई थी कि वह आजादी का पाठ पढ़कर आई है। उसकी जांबाज बातों ने मुझे आपसे मिलने के लिए प्रेरित किया। क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगी कि आप किस अपराध में सजा काट रही हैं? इस पर सुरीली ने बताया कि वह खेतों में अपने पति के लिए खाना लेकर जाया करती थी। वहाँ एक आदमी, जो कहने को तो उसके पति का दोस्त था, पर अक्सर आते जाते उससे छेड़छाड़ किया करता था। एक दिन उसने बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया।
यह वह सहन नहीं कर पाया, मुझ पर चिल्लाने लगा और वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हमारा झगड़ा बढ़ गया और मैंने तैश में आकर उसे मारने की धमकी दे दी और घर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। मुझे तो पुलिस वालों से ही पता चला कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है, लेकिन वहां इकट्ठे हुए लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी और मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। बात सुनकर अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी सहायता नहीं की? सुरीली ने बताया कि उसके पति और भाई ने मुकदमा चलने तक उसकी मदद की थी। भाई ने तो जमानत के पैसे भी दे दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे सजा हो गई। कभी कभी तो मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया। इतने सालों से फिर किसी ने मेरी सुध नहीं ली। सारी बात सुनकर अध्यापिका ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसने सुरीली को रिहाई का आश्वासन दिया और वहां से चली गई। पर उसने सुरीली को बेकसूर साबित करने की ठान ली थी। सबसे पहले वह एक महिला संस्था से जुड़ी और सुरीली के बारे में सारी बात बताई। उस महिला संस्था की मदद से केस दोबारा खोला गया। जेल प्रशासन से सुरीली की फाइल मांगी गई। फाइल में जमानत के कागज देख अध्यापिका हैरान हो गई। सजा होने के 1 महीने बाद ही सुरीली को जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो आज तक जेल में बंद है। क्यों? जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि उस दिन जेलर साहब रिटायर हो रहे थे। सब उन्हें भावुक होकर विदाई दे रहे थे और उसी समय जमानत के कागज आए थे। एक कर्मचारी ने वो कागज फाइल में रख दिए और उसके बाद जमानत की कोई चर्चा ही नहीं हुई। फाइल एक कोने में दबी रह गई। सुरीली के परिवार ने भी आकर कभी उसकी खबर नहीं ली। उस अध्यापिका ने सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए याचिका दर्ज की। वकील से मिलकर गवाहों को बुलाया गया। सुरीली के पति और भाई को भी बुलाया गया, लेकिन उसके पति ने दोबारा शादी कर ली थी और वह अपने जीवन में खुश था, इसलिए वह नहीं आया और उसका भाई भी अपने परिवार के साथ विदेश चला गया था। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अदालत में कार्यवाही चल ही रही थी कि तभी एक 75 साल का बुजुर्ग अदालत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि सुरीली निर्दोष है। उसे कटघरे में बुलाया गया। उसने कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या का केस चल रहा है, मैं उसका पिता हूँ और उसकी हत्या सुरीली ने नहीं, मैंने की है। कोर्ट में हलचल सी शुरू हो गई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप विस्तार से बताएं कि हुआ क्या था। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मेरा बेटा बेहद ही आवारा लड़का था। उसमें हर बुरी आदत थी। हर आते जाते लड़कियों को छेड़ना, शराब पीना उसका रोज का काम था। मैं उसकी इस आदत से परेशान हो गया था। उस दिन जब मुझे पता चला कि उसने सुरीली को छेड़ा है, अपने ही दोस्त की पत्नी को, तो मैं आपे से बाहर हो गया। मैं गुस्से से उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने मुझ पर ही हाथ उठा दिया। एक बाप ये कैसे सहन कर सकता है कि उसका जवान बेटा उस पर हाथ उठाए? गुस्से में सामने पड़े फावड़े से मैंने उसके सिर पर वार कर दिया। फावड़ा लगते ही वह वहीं खत्म हो गया। मेरे हाथों अनर्थ हो चुका था। मैं उसकी लाश के पास बैठा था, पर किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि सुरीली से झगड़ा हुआ था, इसलिए उसी ने मार दिया होगा। मैं तो सुध-बुध खो बैठा था। अपने जवान इकलौते बेटे को अपने हाथों से मार डाला था मैंने। मैं बेसुध था। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। मैं सब कुछ भूल चुका था और मुझे ठीक होने में वक्त लगा। लेकिन जब तक मैं होश में आया, तब तक सुरीली को सजा हो चुकी थी। मैंने लोगों से कहा भी कि अपने बेटे का खून मैंने किया है, लेकिन लोग मेरी बात को ना मानते हुए कहने लगे कि देखो, जवान बेटे की मौत का सदमा लग गया इसे, बेचारे का दिमाग खराब हो गया, देखो इसकी हालत क्या हो गई। मैं पुलिस थाने में भी गया, लेकिन वहां भी मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं इतने सालों से पश्चाताप में जी रहा था। कुछ दिन पहले ही गांव में बात सुनी कि मेरे बेटे की हत्या का केस दोबारा से शुरू हुआ है। आज मैं बिना किसी से कुछ कहे खुद अदालत में हाजिर हुआ हूँ, उस दिन का सच बताने के लिए। सुरीली बेकसूर है। मैं उसके ये 9 बरस वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ सुरीली। मैं सबको बता देना चाहता था कि मैंने अपने बेटे की हत्या की है और मैंने बहुत लोगों को सच बताने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। बेटी, तेरी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा था। मैं अपने बेटे का हत्यारा हूँ, लेकिन मेरे कारण तुम्हें सजा मिली। अदालत ने सुरीली को निर्दोष बताकर बरी कर दिया और उसके पिता को भी गैर इरादतन हत्या और उम्र को देखते हुए बरी कर दिया गया।
सुरीली ने अध्यापिका को धन्यवाद किया और कहा कि यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह सब संभव हो पाया आपकी बेटी के कारण। जब से इसे आजादी का अर्थ समझ में आया, तब से उसने आपको आजाद कराने की ठानी। इसके द्वारा पूछे गए सवालों ने ही मुझे आपकी मदद के लिए प्रेरित किया। यह सच है कि बच्चे अपनी मुट्ठी में अपनी ही नहीं, अपने माँ बाप की तकदीर भी लिखवा कर लाते हैं। बच्चों की मुट्ठी में माँ बाप और देश का भविष्य बंद है। अगर बच्चों को सही रास्ता मिल जाए तो यह आसमान को धरती पर लाने की ताकत भी रखते हैं। सुरीली की बेटी सिमरन आज एक वकील है और हमेशा वह पीड़ित और गरीब महिलाओं के लिए, उनके साथ, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रहती है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी मेरी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।